ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चलिए एक रिपोर्ट से और आपको रूबरू कराते हैं। आधे से ज्यादा हरियाणा को एनसीआर में शामिल किए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इससे हरियाणा के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि एनसीआर बोर्ड में शामिल राज्यों में सबसे ज्यादा फंड 75% हरियाणा को ही मिलता है। एनसीआर में जींद और करनाल इन दो जिलों को शामिल किए जाने के बाद अब हरियाणा में 21 में से 13 जिले एनसीआर का हिस्सा बन चुके हैं। हरियाणा के जो 11 जिले पहले से एनसीआर का हिस्सा थे वो हैं झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, फरीदाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़। एनसीआर में हरियाणा के 13 जिलों के अलावा यूपी के 7 और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। एनसीआर बोर्ड प्रोजेक्ट कास्ट की तरफ से 75% रकम राज्यों के अनुदान और कर्ज के तौर पर दिया जाता है। बोर्ड निजी निवेश हासिल करने में भी राज्यों की मदद करता है। एनसीआर में हरियाणा का सबसे ज्यादा हिस्सा होने के चलते सबसे ज्यादा फंड भी हरियाणा को ही मिलता है। हरियाणा को सबसे ज्यादा 75% रकम मिलती है, जबकि यूपी के खाते में 11%, राजस्थान के खाते में 9% और दिल्ली के हिस्से में 5% ही पैसा आता है। इतना ही नहीं, एनसीआर में आने की वजह से हरियाणा में एक तरफ जहां विकास को गति मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के रोजगार में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। एनसीआर में आने की वजह से हरियाणा के उन जिलों में बिजली, पीने के पानी, ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन समेत तमाम सुविधाएं दिल्ली की तर्ज पर होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से नए उद्योग और प्रोजेक्ट लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और छोटे कारोबार बढ़ेंगे। रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आएगी, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, रैपिड रेल से जिले जुड़ेंगे और कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बहरहाल एनसीआर में शामिल होने से तो कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिले पहले से ही एनसीआर में शामिल हैं, उन्हें अब तक एनसीआर में होने का कोई खास लाभ नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी, सवाल तो यही है कि जो पहले से हैं उनको फायदा नहीं हुआ है, नए जिले अगर और शामिल हो जाते हैं तो उनको क्या फायदा मिलेगा। और यहाँ पर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सवाल अब यही जहन में आ रहे हैं और लोग भी अब ये जानना चाह रहे हैं कि अब तक जितने शामिल हुए उनका तो कुछ हुआ नहीं, अब जो शामिल हो रहे हैं उनका क्या होगा। तो क्या हम ये मानकर चलें कि राज्य सरकारें क्रेडिट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं कि देखिए हमारे शासनकाल में इतने जिलों को हमने एनसीआर में शामिल करवा दिया, क्या हम ये मानकर चलें? देखिए, ये बात तो है नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस ने कराया, सारा जितना भी कराया क्रेडिट तो कांग्रेस को ही है। लेकिन जो फंड्स की जो है वो गति धीमी है, विकास के लिए पैसा कम है, पैसा बहुत होना चाहिए, जितना पैसा अब है इससे 4 गुना होना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए पीने के पानी के लिए, सड़कों के लिए और ट्रेन का भी इंतजाम, कई चीज़ों का ये इंतजाम हो सके, तो उससे दिल्ली भी डिकंजेस्ट होगी और हरियाणा में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, भारत सरकार थोड़ा सा एक चीज और मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे समझना चाहूंगा, आपने इस बात का जिक्र किया कि जो फंड मिल रहा है वो कम मिल रहा है। 75% एनसीआर बोर्ड की तरफ से जो पैसे हैं वो हरियाणा सरकार के पास आ रहे हैं। ऐसे में अगर अभी भी कम है तो क्या इस मसले को एनसीआर बोर्ड की तरफ उठाया गया, केंद्र सरकार का ध्यान खींचा गया इस ओर कि जो पैसे अभी मिल रहे हैं वो कम है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं और बढ़ाया जा सकता, विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं की जा सकती? क्या इस ओर ध्यान दिया गया? क्योंकि 10 साल तक आप राज्य में भी थे तो केंद्र में भी थे। देखिए, 10 साल जितनी बार हम एनसीआर बोर्ड की मीटिंग में जाते रहे हैं, हमने हमेशा इस मामले को उठाया है जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा हर बार कहा है कि इनके फंड्स बढ़ाए जाएं और राज्यों को फंड्स, जो एनसीआर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आए हुए इनको फंड्स बहुत ज़्यादा दिए जाए, ताकि ये वहाँ सड़कों का अच्छा जाल बिछा सकें, पीने के पानी की सुविधा उनको मिल सके, ताकि ट्रेन्स के भी इंतजाम हो जाएं, जो वहाँ स्पेशल ट्रेन्स चल सकें। तो ये इसके लिए हमेशा हरियाणा सरकार ने प्रयास किया है और ये रिकॉर्ड की बात है। ये आप एनसीआर की जो बोर्ड की मीटिंग है उसके अंदर मिनट्स की कार्रवाई में भी मिल सकता है आपको ये सारी चीजें। तो हमेशा हरियाणा ने इसका पक्ष लिया है कि इनको एनसीआर का पैसा बढ़ना चाहिए। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जी,
कांग्रेस का तो ये रुख है, ये पक्ष कांग्रेस की तरफ से सामने आए कि जो फंड मिल रहा है वो फंड कम है। 2 जिले अब और शामिल किए गए हैं। क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो हर चीज को कैलकुलेट करने का दावा करती है कि उसने हर चीज को कैलकुलेट कर रखा है कि कहां कितना पैसा लगना चाहिए और कहां कितना पैसा लग रहा है, कितना फंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी दावा करती है। क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि फंड की कमी है, जितना पैसा अभी मिल रहा है उससे और ज्यादा मिलना चाहिए? और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपकी सरकार की तरफ से अभी तक क्या पहल की गई है, वो हम भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए साकेत जी, अभी आपने कहा कि 75% ही जो एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा वो हरियाणा प्रदेश को मिल रहा है। बिल्कुल सही है। और उसके निश्चित तौर पर कोई भी डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र की तरक्की निश्चित तौर पर होती है। क्योंकि आज मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई फंड्स की कमी नहीं है। कोई फंड्स की जो पीछे से हमारे पास कमी चली आ रही है उसको पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके अलावा अगर यदि कोई भी फंड्स एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड से जिस क्षेत्र के लिए आता है, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होगा। और उसके अलावा जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पानी के लिए है, चाहे वो बिजली के लिए है, कचरा प्रबंधन के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, जो वो योजनाएं केंद्र की तरफ से आएंगी, निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र के अंदर भी आएगी, चाहे वो करनाल का क्षेत्र है, चाहे जींद का क्षेत्र है, या ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसके अंदर है एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर, उनको निश्चित तौर पर उस पैसे का फायदा जरूर मिलेगा, चाहे वो कितने परसेंट मिले। चाहे उस क्षेत्र के अंदर 1% भी अगर डेवलपमेंट का काम ज्यादा होता है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत है। लेकिन एनसीआर में आने से जो मौके हैं, जो आगे डेवलपमेंट के काम हैं, वो निश्चित तौर पर ज्यादा होंगे। और ये दलील जो आप दे रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये हर सरकार, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल और आपकी मिलीजुली सरकार रही हो, या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, या दोबारा से आपकी सरकार आई है तो वो सरकार आई हो, ये दलील हर सरकार देती है। लेकिन एक रिपोर्ट से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहते हैं। उस रिपोर्ट में आप ये देखिए कि एनसीआर में जब किसी जिले को शामिल किया जाता है तो वहां पर विकास की नई उम्मीद जगती है। लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे पलवल और मेवात, ये हरियाणा के ऐसे 2 जिले हैं जो एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद विकास से महरूम है। वहीं पर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। राजधानी दिल्ली से महज 84 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण हरियाणा का जिला मेवात, जिसे आप दिल्ली से गाड़ी लेकर महज 1.25 घंटे के सफर में आसानी से पहुंच सकते हैं। जबकि मिलेनियम सिटी गुड़गांव से मेवात की ये दूरी सिर्फ 58 किलोमीटर है। पलवल की राजधानी दिल्ली से दूरी 80 किलोमीटर है, जबकि सैटेलाइट सिटी फरीदाबाद से पलवल की दूरी सिर्फ 32 किलोमीटर है। राजधानी दिल्ली से सटे ये 2 तस्वीरें मेवात और पलवल जिले की हैं। ये दोनों जिले पिछले कई साल से एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मेवात की तो हालत ये है कि यहाँ के लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग अब पीने का पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। जबकि शिक्षा और सड़क की स्थिति भी ऐसी है जिसे देखकर आप नहीं मान सकते कि ये एनसीआर का हिस्सा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद से सटे पलवल की स्थिति में मेवात से कुछ अलग नहीं दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनसीआर में और जिलों को शामिल करने का फायदा तभी होगा जब वहां पर सुविधाएं मिलें और लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी, इन 2 रिपोर्ट को दिखाने का मकसद बस इतना था कि आंखें आपकी भी खुले, क्योंकि हर कोई खुश हो जाता है जब ये कहा जाता है कि वहां पर वो एनसीआर का हिस्सा हो गया। गुड़गांव में मेट्रो अगर चल रही है तो मेवात की अगर हम बात कर ली जाए, रेल ट्रैक तक नहीं है रेलवे का, वहां पर देख भी नहीं पाते कि वहां पर जो लोग हैं उनको दूसरी जगह जाना है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किलोमीटर भी हमने बताया कि ज्यादा दूरी है नहीं दिल्ली से। सवाल यही है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपने भी इस रिपोर्ट को देखा, सवाल यही उठता है अब कि आखिर क्या ऐसी वजह रह गई कि मेवात जैसे, फरीदाबाद जैसे जिले जो हैं वो महरूम रह गए एनसीआर में शामिल होने के बाद। एक लंबा अरसा बीत गया इनको एनसीआर में शामिल हुए, अभी भी विकास की वो खुशबू
यहाँ के लोग महसूस नहीं कर पाए हैं। पीने के पानी की हमने रिपोर्ट दिखाई, खरीद कर पीने के पानी पीते हैं। सड़कों की स्थिति हमने दिखा दी जो जर्जर स्थिति में है। आखिर वजह आप क्या मानते हैं? जो सच्चाई है वो बताइए, ताकि दर्शकों के भी, उनकी भी आंखें खुलें कि एनसीआर का मतलब लड्डू बांटना, खुशी मनाना नहीं है। देखिए, फरीदाबाद के अंदर बहुत विकास हुआ है। नहीं, फरीदाबाद शहर की आप बात कर रहे हैं सर। औद्योगिक नगरी है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, फरीदाबाद शहर को छोड़ दीजिए। एनसीआर से बहुत फंड्स आए हैं और खर्च हुए हैं। और जहां तक मेवात की आप कह रहे हैं, हाँ, फरीदाबाद पूरे की, है ना, पूरे फरीदाबाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और इसके अलावा जो मेवात की जहां तक बात है, मेवात में मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं हम लोग, मेवात में हम ITI लेके आए हैं, पॉलिटेक्निक लेके आए हैं, बहुत सी चीजें हम लेके आए हैं। पीने के पानी का बहुत जगह हमने इंतजाम किए हैं। पीने के पानी की पहले से हमने 10 साल के अंदर बहुत इंप्रूव किया है, और इतना इंप्रूव किया कि मेवात के लोग भी खुद हैरान हैं। आज मुझे आज की सरकार का नहीं पता कि क्या पोजीशन है, लेकिन हमारी सरकार के अंदर जिस प्रकार से हमने विकास कराया, अगर हरियाणा में दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज था तो मेवात में हमने बनाया था, और हमने वहाँ ITI बनवाई, वहाँ पॉलिटेक्निक हमने बनाई वहाँ, और हमने पीने के पानी का भी बहुत इंतजाम कराया। तो ये बात नहीं है कि हमने जो NCR के पैसे का सही सदुपयोग किया, और लोगों तक बहुत सी सुविधाएं, सड़कों की हमने देखी, आप जाके देखिएगा सड़कों की क्या पोजीशन है। सड़कों का हमने जाल बिछा दिया है मेवात के अंदर, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वास्तव में विकास हुआ है। आपकी बात को काउंटर मैं नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं हरीश मानव जी, आप थोड़ा रोशनी डालें। जो मेवात का जिक्र हम कर रहे हैं, फरीदाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर विकास की तस्वीर आपने भी देखी होगी, आप जरा जवाब दें इस पर। जी देखिए, आपने बात की, जो रिपोर्ट आपने दिखाई उसमें आपने जिक्र किया पलवल का और मेवात का। मेवात आज के दिन मेवात जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो आजादी से पहले का देश था, आज मेवात को देख के वैसा लगता है। अगर आप मेवात जाएं तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, सोशली भी मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। क्राइम प्रोन एरिया है, सबसे ज्यादा क्राइम वहां पे है, बेसिक एम्यूनिटीज वहां पे नहीं है। कोई ऐसा एरिया, पूरे मेवात एरिया का कोई भी ऐसा, आप नू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देख लीजिए, वहां के हालात देख लीजिए। वहां आज भी आप ये कह सकते हैं कि 40 साल पीछे का अगर हरियाणा था कहीं, तो वो आपको आज मेवात में दिखेगा। बिल्कुल। तो ऐसे एनसीआर में शामिल करने का कोई फायदा नहीं है। वो एक सिर्फ मुझे लगता है कि राजनीतिक श्रेय लेने तक की सीमित है। बिल्कुल, जिसका पलवल की लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेने की बात सामने आ रही है कि हाँ, मेरी सरकार ने इतने से लोगों को शामिल कर दिया एनसीआर में। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। जब ब्रेक के बाद लेकिन हम जब लौटेंगे तो हम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास, इनके पिटारे में ऐसी क्या रणनीति है, ऐसी क्या नीति है, ऐसे क्या तौर तरीके अपनाए जाएंगे जो एनसीआर में आने का मतलब विकास की गारंटी हो जाएगा। ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं। चलो बच्चों, बता